नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने जमीन या घर को बेचने जा रहे हैं? तो उसके इनकम पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा। साथ ही इनकम टैक्स एक्ट के कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं, जिसके माध्यम से आप टैक्स एग्जम्पशन का भी फायदा ले सकते हैं। इस वीडियो में आज मैं इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार किसी व्यक्ति के घर एवं जमीन को उसका कैपिटल कहा जाता है और इसलिए यदि वह व्यक्ति अपनी जमीन या घर को बेचता है तो उससे प्राप्त आय पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। कैपिटल गेन दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि किसी जमीन एवं मकान को उसके खरीदने की तिथि से 36 महीने के अंतर्गत बेचा जाता है, तो उससे प्राप्त फायदे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। लेकिन 36 महीने के बाद बेचे जाने वाली संपत्ति से मिले आय को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। साथियों, मैं अब कैपिटल गेन टैक्स के रेट के बारे में बताता हूं। पहले मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट की बात करता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपने जमीन या मकान को बेचता है और वह पिछले स्लाइड में बताए गए कंडीशन के आधार पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है, तो वह कैपिटल गेन उसके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उस व्यक्ति का इनकम जिस इनकम टैक्स स्लैब में आता है उसके अनुसार टैक्स लगता है। जबकि दूसरी ओर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्थिति में करेंट टैक्स रेट 20% है। इस स्लाइड में मैं कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करने की जानकारी दूंगा। पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बराबर होता है सेल प्राइस, अर्थात जितने पर जमीन बेचा जाता है उसमें से तीन चीज माइनस करते हैं। मतलब एक्विजिशन टैक्स, सॉरी एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जितने में वो जमीन खरीदा गया था। फिर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, मतलब अगर उसमें बाउंड्री वगैरह देने में जो खर्च आया है। और तीसरा सेल रिलेटेड एक्सपेंसेस, मतलब बेचने में जितना खर्च आता है। ये तीनों आइटम को सेल प्राइस से जब माइनस करते हैं तो उससे जो आइटम बचता है, उससे जो अमाउंट बचता है, उसी को कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मान लीजिए मिस्टर अरविंद जून 18 में एक जमीन 20 लाख रुपए में खरीदा और उसे जुलाई 2020 में बेच दिया 25 लाख में। इस प्रकार उसे 5 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। नियमानुसार यह 5 लाख मिस्टर अरविंद के इनकम में जोड़ दिया जाएगा और अप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0% या 5%, 10%, 15%, 20%, 25% या 30% इनकम टैक्स उसे देना होगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूला का सहारा लेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बराबर सेल प्राइस और उसमें माइनस करते हैं इंटैक्स्ड इक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। अब इंटैक्स्ड एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट का कैलकुलेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स या CII के माध्यम से निकाला जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष डिक्लेयर किया जाता है। अब CII बराबर जिस वर्ष में कैपिटल बेचा जाता है उस वर्ष का इंडेक्स वैल्यू को जिस वर्ष में कैपिटल एक्वायर किया गया था उस वर्ष का इंडेक्स वैल्यू से भाग देकर प्राप्त किया जाता है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर अनिल ने एक प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए में वर्ष 2010 में खरीदा और उसे वह 30 लाख रुपए में वर्ष 2020 में बेच दिया। इस प्रकार उसे कितना टैक्स देना होगा यही जानना है। भारत सरकार के द्वारा जारी चार्ट के अनुसार जिस वर्ष में प्रॉपर्टी खरीदा गया और बेचा गया अर्थात 2010 एवं 2020 का इंडेक्स वैल्यू क्रमशः 148 और 301 है। इसलिए CII अर्थात कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बराबर कितना हो गया 301 में भाग दे देंगे 148 से, तो ये वैल्यू निकलता है 2.03। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस बराबर क्या हो गया CII को मल्टीप्लाई करेंगे परचेज प्राइस से। यहाँ CII कितना निकला है 2.03 और इसमें हम परचेज प्राइस 10 लाख गुना जब करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो गया 20,30,000 रुपए। इसका अर्थ यह हुआ कि भले ही मिस्टर अनिल वर्ष 2010 में प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदा हो, वास्तविक में 2020 में इसका इंडेक्स्ड वैल्यू 20,30,000 रुपए हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया, तो चूंकि वो बेचा है 30 लाख में और इंडेक्स्ड वैल्यू कितना हो गया 20,30,000, जब माइनस करेंगे तो 9,70,000 रुपया हो गया। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया 9,70,000 रुपया और इस पर जो करेंट टैक्स रेट है वो 20% है। इसलिए 9,70,000 रुपए का जब हम 20% जोड़ेंगे तो हो गया 1,94,000 रुपया। तो यही उस आदमी को टैक्स देना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब लोगों को यह जानकारी देना जरूरी है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की आवश्यकता क्यों है। इसके पीछे तर्क है कि आज जो रुपए का वैल्यू है वह भविष्य में इन्फ्लेशन के कारण नहीं रहेगा। अतः इन्फ्लेशन के फैक्टर पर ध्यान दिए बिना कैपिटल गेन टैक्स जोड़ना बिल्कुल ही गलत होगा। अतः विक्रेता अपने प्रॉपर्टी की कीमत इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज करके बढ़ा सकता है जब वह अपनी संपत्ति को बेचने की सोचता है। अब मैं करेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट अर्थात CII चार्ट दिखलाना चाहता हूं। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 तक के लिए CII का वैल्यू भारत सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है। इसके आधार पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वैल्यू प्राप्त किया जाता है और तदनुसार टैक्स का भुगतान किया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ सेक्शन की चर्चा है जिसकी सहायता से जमीन एवं मकान बेचने वाले को कैपिटल गेन टैक्स को कम करने में मदद मिलती है। इसमें पहला नियम है सेक्शन 54 अर्थात 54 और दूसरा है सेक्शन 54EC। सेक्शन 54 कहता है कि यदि जमीन की बिक्री से प्राप्त कुल अमाउंट का प्रयोग करके यदि वह सेलर पुनः रहने के लिए घर खरीदता है या रहने के लिए घर बनाता है तो उसे कैपिटल गेन टैक्स से 100% डिडक्शन मिल जाता है, परंतु कुछ शर्तों के साथ। और सेक्शन 54EC कहता है कि यदि जमीन बिक्री से प्राप्त लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से राहत मिलेगी यदि वह सेलर उस राशि का प्रयोग कुछ बॉन्ड्स जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बॉन्ड को खरीदने में खर्च करता है।
अब मैं सबसे पहले सेक्शन 54 का डिटेल बताता हूँ। सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें जरूरी है। जो जमीन बेचता है वह या तो इंडिविजुअल हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की शर्त को पूरा करता हो। टैक्स पेयर अपनी जमीन को बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले, ध्यान दीजिए, टैक्स पेयर अपनी संपत्ति को बेचने की तिथि से 1 वर्ष पहले या 2 वर्ष बाद की तिथि तक दूसरा रेसिडेंशियल हाउस खरीद ले। लेकिन वह व्यक्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे से यदि घर बनाता है, तो उसे पुराना घर या जमीन बेचने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर नया घर बना लेना होगा। सेक्शन 54 के तहत केवल एक रेसिडेंशियल हाउस की खरीद या बिक्री पर ही एग्जम्पशन मिलेगा और वो भी घर की खरीद भारतवर्ष में ही होनी चाहिए। अब मैं सेक्शन 54 ई के तहत एग्जम्पशन के लिए जरूरी शर्तों की बात करूंगा। इसके लिए प्रॉफिट केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होना चाहिए। सेलर को एनएचएआई या आरईसी या अन्य ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करे जो न्यूनतम 3 इयर्स का मतलब 3 साल का लॉक इन पीरियड के साथ जारी हुआ हो। यह इन्वेस्टमेंट एसेट के बेचने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जितना होगा उतना ही एग्जम्पशन मिलेगा। जैसे यदि एसेट बेचने पर कैपिटल गेन 1 करोड़ का हुआ, परंतु बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट 50 लाख ही किया गया है, तो एग्जम्पशन केवल 50 लाख का मिलेगा। शेष 50 लाख रुपए पर नियमानुसार टैक्स देना होगा। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स की बात करता हूं। तो असेसमेंट ईयर 2018-19 से पूर्व लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए जरूरी था कि अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान के लिए होल्डिंग सीमा 36 महीने था, जिसे घटाकर अब 24 महीने कर दिया गया है। असेसमेंट ईयर 2020-21 से सेक्शन 54 के अंतर्गत एग्जम्पशन की सुविधा बढ़ाकर 2 रेसिडेंशियल हाउस की खरीद तक कर दी गई है, बशर्ते लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो। यदि कोई व्यक्ति इसका फायदा एक बार उठा ले तो दोबारा उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है कि वैसी संपत्ति को बेचने का जिसे वह आदमी खरीदा नहीं है, बल्कि यह उसकी पैतृक संपत्ति है। तो ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन जानने का तरीका थोड़ा अलग है। यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति इनहेरिटेंस या गिफ्ट के आधार पर मिलता है, तो वह संपत्ति उसके लिए टैक्सेबल नहीं है। परंतु उपरोक्त तरीके से जिसे संपत्ति मिला है, वह उस संपत्ति को यदि बेचना चाहता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन के लिए पूर्ववर्ती ओनर, मतलब अगर उसके फादर ने खरीदा है, तो उसके कॉस्ट की ही प्रॉपर्टी का एक्विजिशन कॉस्ट माना जाएगा। इस प्रकार पूर्ववर्ती ओनर उक्त संपत्ति को जिस वर्ष खरीदा था, वही वर्ष कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के इंडेक्सेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति मकान खरीदता है और उसे वह अपने बेटा या बेटी को गिफ्ट कर देता है, तो इंडेक्सेशन के लिए पिता के द्वारा खरीदे जाने वाले वर्ष का ध्यान रखना है, न कि गिफ्ट किए जाने वाले वर्ष का। इनहेरिटेड या गिफ्टेड प्रॉपर्टी को बेचने की स्थिति में कैपिटल गेन को उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं।
तो मान लेते हैं कि मिस्टर अशोक एक प्रॉपर्टी 80 लाख रुपए में 1 अगस्त 2004 को खरीदा था। बाद में वह प्रॉपर्टी 2015 में उसके पुत्र अमित का हो गया। जून 2020 में अमित ने उसे 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। ऐसी स्थिति में अमित के लिए कैपिटल गेन 80 लाख माना जाएगा, परंतु उसके लिए इंडेक्सन वर्ष 2004-5 का सीआईआई जोड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पिता ने उस प्रॉपर्टी को अगस्त 2004 में खरीदा था। इसलिए अमित का कैपिटल गेन कितना हो गया? 80 लाख, और उस 80 लाख मल्टीप्लाई करेंगे और किससे? तो सीआईआई ऑफ 2020-21 और डिवाइड करेंगे सीआईआई ऑफ 2004-5। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 80 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 113। इसका वैल्यू हो गया 2.13 करोड़। इसलिए अमित का नेट कैपिटल गेन कितना हो गया? 2.5 करोड़, जो जितना में वो बेचा है उसमें माइनस कर देंगे 2.13 करोड़, ये हो गया 37 लाख। फलतः अमित को 37 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। अंत में मैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जम्पशन की चर्चा करूंगा। ग्रामीण क्षेत्र के खेती योग्य जमीन को भारत में कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है, फलतः इसकी बिक्री पर विक्रेता को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन वह व्यक्ति यदि नियमित रूप से जमीन खरीद बिक्री का कार्य करता है या यह कार्य उसका व्यवसाय है, तो फिर उसे बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत टैक्स देना होगा। भारत सरकार यदि किसी शहरी कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करता है और उसके लिए जमीन के मालिक को कंपनसेशन मिलता है, तो इस कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स और सुझाव का इंतजार रहेगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।